Hello friends, welcome to Vigyan Sarovar. Today I am going to start next important topic of photosynthesis, which is C4 plant or C4 cycle, C4 pathway, and it is also called the Haslak pathway. And here you can see different type of C4 pathway. तो हम लोग जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है NAD प्लस ME टाइप, NAD प्लस ME टाइप और PCK टाइप पाथवेज, और हम लोग C4 प्लांट का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, C4 प्लांट को हम लोग हैस्लैक पाथवे बोलते हैं। जिन साइंटिस्ट ने इस पाथवे को ऑब्जर्व किया था या जिन्होंने इस पाथवे के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पे इसको हैस्लैक पाथवे बोलते हैं। तो C4 प्लांट जो होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल भी चलता है। जो प्लांट C4 होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल वर्क करता है, इसलिए क्योंकि C3 साइकिल C4 प्लांट के अंदर ही वर्क होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं C3 प्लांट का, क्योंकि C3 प्लांट के बाद इवॉल्व हुए C4 प्लांट, और C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल भी मींस रन होता है, इसलिए इसको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ C3 प्लांट कहा जाता है। अब इन प्लांट्स को इवॉल्व करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो जैसे कि हमें पता है कि जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट के पास जो रुबिस्को एंजाइम है, मींस कि जो C3 साइकिल चलता है, तो उस C3 साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसके पास दो एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी होती है कार्बोक्सिलेज और दूसरी होती है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो जो ये रुबिस्को एंजाइम जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, मीन्स CO2 और RUBP के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेशन करेगा और इसके थ्रू बनेगा PGA का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो उस समय ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगता है, और उसके मीन्स कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन होता है। जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है तो उस प्रोसेस में फोटो रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को, मीन्स कि जो जहाँ पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। अब मीन्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर में रुबिस्को को बहुत ज़्यादा रखा गया है। रुबिस्को एंजाइम की एफिनिटी CO2 के लिए लो होती है, मीन्स कि CO2 के लिए रुबिस्को का Km वैल्यू हाई होता है। इस वजह से जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, मीन्स कि मिलेगा, मीन्स कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन में रुबिस्को अच्छा काम नहीं कर सकता है। एक ऑप्टिमम कंडीशन या एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए रुबिस्को को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो ये अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट का एवोल्यूशन हुआ। मीन्स कि किस तरह से ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो, तो इसीलिए C4 प्लांट इवॉल्व हुए। और C4 प्लांट में क्या ऐसा किया गया कि ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया? तो इन C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जिसको हम लोग क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रैंज का लिटरल मीनिंग होता है रैप्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ का सेक्शन कटिंग है, यहाँ पे ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ कुछ सेल्स ने सराउंड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेसोफिल सेल्स हैं। बंडल, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करके कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स ने सराउंड किया है, इनको बोला जाता है बंडल शीथ सेल्स। बंडल बोला गया इसलिए क्योंकि वेस्कुलर बंडल को सराउंड किया, शीथ इसलिए बोला गया क्योंकि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीथ का फॉर्मेशन कर देती है सेल्स, इसलिए इनको वेस्कुलर बंडल मीन्स बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं और इनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो क्रैंज एनाटॉमी में क्या होता है? क्रैंज मीन्स रैप। इन सेल्स ने किसको रैप करके रखा है? इस वेस्कुलर बंडल को रैप करके रखा है, और इसके चारों तरफ होते हैं मेसोफिल सेल। ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 की एंट्री होती है। अब इस क्रैंज एनाटॉमी में क्या किया गया? यहाँ पे डाइमॉर्फिक टाइप के क्लोरोप्लास्ट थे, मीन्स कि एक टाइप के क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं और दूसरे टाइप के क्लोरोप्लास्ट
बंडल शीथ सेल्स में पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनके पास होता है रूबिस्को एक्टिविटी, और जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एक्टिविटी नहीं होता है। तो अभी इसीलिए क्या बोला गया कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो यहाँ के क्लोरोप्लास्ट हैं यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम भी नहीं है, और साथ में ये क्लोरोप्लास्ट स्मॉल साइज के होते हैं। जो ये वाले क्लोरोप्लास्ट हैं मीन्स जो बंडल शीथ सेल्स में पाए जाते हैं, इन वाले क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है कि यहाँ पे पाया जाता है रूबिस्को एक्टिविटी, इन क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और ये लार्ज साइज के होते हैं, और तो इस तरह से ये डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो अब क्या किया गया कि डिवाइड कर दिया गया। C4 मीन्स कि अभी क्या है, ये C4 प्लांट है, तो C4 प्लांट में C4 और C3 साइकिल दोनों चलता है। C4 में क्या किया जाता है, C4 में पहले मेसोफिल सेल्स में CO2 को 4 कार्बन कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और उसको फिर बंडल शीथ सेल्स में भेजा जाता है, और वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 को रीयूज किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, क्रेंज एनाटॉमी के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको स्पेशली सेपरेटेड कर दिया, मीन्स कि स्पेस के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया गया। जो ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम था, रूबिस्को क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या किया गया कि CO2 को मेसोफिल सेल्स में 4 कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट कर लिया गया, और उसको सेलेक्टिवली बंडल शीथ सेल में पहुंचा दिया गया। अब यहाँ पे CO2 डीकार्बोक्सिलेट होकर रिलीज होगा और कैल्विन साइकिल चलेगा। बट क्योंकि ये बंडल शीथ सेल्स कहाँ है, इनर साइड पे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एसेसिबिलिटी भी कम हो जाती है, और CO2 को भी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो रूबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू C4 प्लांट का इवॉल्व हुए, और इस तरह से वो फोटो रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और साथ में C4 प्लांट के कुछ और भी बेनिफिट हैं, हम लास्ट में सिग्निफिकेंस बताएंगे, तो हम वहां पे बताएंगे कि इन प्लांट्स के क्या क्या और सिग्निफिकेंस हैं। तो ऑन द होल अब हम लोग ये क्रेंज एनाटॉमी के बारे में समझ चुके हैं कि मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल चलता है और बंडल शीथ सेल्स में C3 साइकिल चलता है। तो C3 साइकिल को तो हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इसके पहले जो भी साइकिल चलता है मीन्स कि जो C4 साइकिल चलता है, इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं हैच-स्लैक पाथवे। तो अब हम लोग आगे इस प्रोसेस में देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या क्या स्टेप होते हैं, अगर C4 की बात करें तो पहला कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल्स में हो जाता है, जहाँ पे CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद होता है रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिडक्शन के बाद फिर होता है रीजनरेशन ऑफ पेप। यहाँ पे पेप का रीजनरेशन होता है, अभी कैसे होगा हम अभी आगे बताते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इस पाथवे में फॉलो होते हैं। इसके बाद फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, मीन्स कि रीजनरेशन पेप का हो गया, इसके थ्रू यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो CO2 रिलीज हुई है उसको रीफिक्स कर लिया जाता है CO2 को कैल्विन साइकिल के थ्रू। तो ये एक ओवरऑल इतने प्रोसेस होते हैं कि पहले CO2 को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा प्राइमरी लेवल पे। मीन्स प्राइमरी लेवल पे क्या, मेसोफिल सेल्स में पहले ही CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी फिक्सेशन बोला जाता है CO2 का। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो बंडल शीथ सेल्स है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 रिलीज होता है, फिर से वापस इसको रीफिक्स किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह से कार्बन को फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। अब हम लोग वन बाय वन इसमें बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये पाथवे रन होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये मेसोफिल सेल्स, सपोज कि ये मेसोफिल सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स के साइटोसॉल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इनके साइटोसॉल में, मेसोफिल सेल्स के साइटोसॉल में क्या होगा कि CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो CO2 को पहले क्या किया गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड में चेंज कर दिया गया। अब एक जो ये मेसोफिल सेल्स का साइटोसॉल है, यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है C4 पाथवे के लिए।
पेप कार्बोक्सिलेज। ये पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है, इसकी एफिनिटी CO2 से बहुत हाई होती है। जैसा कि हमने रुबिस्को की बताई, तो रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए क्या होती है, लो होती है। मीन्स कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर रुबिस्को एंजाइम को ज़्यादा रखा गया तब वो अच्छी एक्टिविटी शो कर सकता है। लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज की एफिनिटी CO2 से हाई होने की वजह से अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो भी पेप कार्बोक्सिलेज CO2 को फिक्स कर सकता है। तो एक ये एडवांटेज हो गया कि पेप कार्बोक्सिलेज होने की वजह से अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो CO2 को फिक्स किया जा सकता है। तो अब क्या हुआ कि कार्बोनिक एसिड और पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलके ये बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। ये कितने कार्बन का था, ये 3 कार्बन का था और यहाँ पे एक CO2 है तो ये 1 कार्बन है और ये दोनों मिलके बनाते हैं 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है मेसोफिल सेल्स के साइटोसोल में। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट को भेजा जाता है मेसोफिल सेल्स के ही क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है यहीं पे इसको भेज दिया जाता है और जब ये यहाँ ऑक्सैलो एसीटेट जाता है तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जिससे रिडक्शन का प्रोसेस होता है और जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी हमें कहाँ मिल सकती, एनर्जी हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल सकती NADPH के फॉर्म में। तो NADPH के फॉर्म में ये एनर्जी को ऑक्सैलो एसीटेट यूटिलाइज करता है और मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज कर देता है मैलिक एसिड या मैलेट में। अब इस मैलेट को, अभी ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ था, मेसोफिल सेल्स के साइटोसोल और क्लोरोप्लास्ट में। अब इस मैलिक एसिड को जो क्लोरोप्लास्ट में बन गया है उसको भेजा जाता है बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। अब ये बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में जब आता है तो वहां पे क्योंकि अभी ये क्या है, ये 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। अब इसमें एक CO2 आ चुका है क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्सेशन के थ्रू क्या हुआ था, एक CO2 इसमें आ गया है, मीन्स एक कार्बन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब क्या करा जाएगा कि इसमें जो कार्बन ऐड हुआ था उसको क्या किया जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू रिलीज किया जाएगा CO2 के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बंडल शीथ सेल्स में जहाँ रुबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है उसके क्लोरोप्लास्ट में जाके ये मैलेट वहाँ पे जाता है डिफ्यूज करके और इसके बाद ये मैलेट पायरुवेट में चेंज हो जाता है। तो मीन्स कि 4 कार्बन से कितने कार्बन में चेंज हो गया, 3 कार्बन में और एक CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। इस CO2 को बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम यूज करके क्या करता है, C3 साइकिल को चलाता है और यहाँ पे जो एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन में यूज होता है उसका नाम होता है NAD+Me। क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी इसी फॉर्म में रहती है NADPH के फॉर्म में। तो यहाँ पे मीन्स क्या हो रहा है कि इसको डीकार्बोक्सिलेट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है NADP+ मैलिक एंजाइम। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही C4 पाथवे पूरा चलता है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स कि मेसोफिल सेल्स के साइटोसोल में क्या किया गया, ऑक्सैलो एसीटेट को बनाया गया। मीन्स कि प्राइमरी लेवल पर CO2 को यहीं फिक्स कर लिया गया। फिर इस ऑक्सैलो एसीटेट को कहाँ भेजा गया, क्लोरोप्लास्ट में भेजा गया। जब ये क्लोरोप्लास्ट में जाता है तो वहां पे ये मैलेट में चेंज हो जाता है। और अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, तो इसको क्या जरूरत पड़ गई कि इसको मैलेट में चेंज, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टर नहीं पाया जाता है मींस बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इसको मैलेट में चेंज किया जाता है। और इसके बाद मैलेट में जब जाता है तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट में जब जाता है तो वहाँ पे NADP+Me पाया जाता है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू पायरुवेट को रिलीज करता है और CO2 रिलीज होता है और इस CO2 को C3 साइकिल में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये C4 पाथवे में C3 साइकिल और C4 पाथवे दोनों ही रन होता है। अब हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ मीन्स की इस प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये पूरा पाथवे दिया हुआ है, इसको हम लोग C4 पाथवे कहते हैं। अब C4 पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना वो बना ऑक्सैलो एसीटेट और वो 4 कार्बन का था, इसलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। NADP+ टाइप Me टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन में यूज हो रहा है उसका नाम है NAD+Me टाइप। तो अभी हम इसके टाइप भी बताएंगे आपको, तो आपको वहाँ पे और क्लियर होगा। अब
देखिए ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है, ये बंडल शीथ सेल्स है। ये मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीथ सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है। मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहाँ पे रूबिस्को एक्टिविटी नहीं होती है और ये क्लोरोप्लास्ट के साइज थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल नहीं है, क्योंकि रूबिस्को नहीं है तो स्टार्च स्टोरेज फॉर्म में मीन्स कि नहीं रहेगा या नहीं फॉर्मेशन होगा, तो इस वजह से ये क्लोरोप्लास्ट थोड़ा स्मॉल साइज का होता है। और बंडल शीथ सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है क्योंकि वहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं और रूबिस्को की एक्टिविटी वहाँ पे होती है। अब हम लोग इस पाथवे को डिटेल में देख लेते हैं कि इस पाथवे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हैं। इन मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा है कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंट्री लेता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये कार्बोनिक एसिड और यहाँ पे ऑलरेडी पेप पाया जाता है साइटोसॉल में मेसोफिल सेल्स के, दोनों मिलके पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। पेप 3 कार्बन का था, अभी ये चेंज हो गया 4 कार्बन में। एक कार्बन इसको कहाँ से मिला, एक कार्बन जो CO2 अंदर आया उसके थ्रू मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे CO2 फिक्स हो चुका है। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन का, इसलिए इसका नाम C4 पाथवे रखा गया है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। वहां पे एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर चाहिए। वो रिड्यूसिंग पावर कहाँ से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में ही जो लाइट रिएक्शन हुआ था वहां पे NADPH का फॉर्मेशन हुआ था, वहां से ये रिड्यूसिंग पावर लेता है और इसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट चेंज हो जाता है मैलेट में। अब यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एनर्जी इसको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद ये मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में, वहां पे जाता है। तो अभी भी ये मैलेट क्या है, मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड ही होता है। अब जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो अब ये मैलेट में होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या करेगा, ये रिलीज करेगा अपना मीन्स कि एक CO2 को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए CO2 रिलीज हो रहा है और ये मैलेट चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। जैसा कि हमें पता है पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो 4 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया और साथ में इसने CO2 को रिलीज किया और जब ये CO2 जो रिलीज हुआ है ये चला जाता है C3 साइकिल में और इस तरह से सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे CO2 को रिफिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टेप पे यहाँ पे CO2 फिक्स कर दिया गया और सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे CO2 फिक्स कर दिया गया, जो कि किसके थ्रू आ रहा था, मैलेट के थ्रू फिक्स होके यहाँ पे आ रहा था। और फिर यहाँ पे C3 साइकिल चलेगा, ट्राइओस फॉस्फेट बनेंगे। अब ये जो पायरुवेट फिर से बना है मीन्स कि जो यहाँ पे बन गया है, इस पायरुवेट को क्लोरोप्लास्ट में भेजा जाता है और फिर से इसको चेंज किया जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फिर से एनर्जी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट से किस में चेंज हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो एनर्जी चाहिए तो इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट में भेजा गया। यहाँ पे हमें ATP मिलेगा और इस ATP को यूज करके ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा और फिर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट साइटोसॉल, मेसोफिल सेल्स के साइटोसॉल में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद वापस ये मीन्स की C4 पाथवे के लिए रेडी हो जाएगा। मीन्स की पेप कार्बोक्सिलेज के साथ फिर से CO2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सैलो एसीटेट बना सकता है। तो ये पूरा पाथवे है जिसको हम लोग C4 पाथवे बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डी कार्बोक्सिलेशन के टाइम में जो यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ था उस एंजाइम का नाम है NAD+ मैलिक एंजाइम, इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं NAD+ एमी टाइप। ये बहुत ही कॉमन पाथवे मीन्स कि ज़्यादातर C4 प्लांट में यही पाथवे पाया जाता है, बट कुछ और भी पाथवे पाए जाते हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसका बायो एनर्जेटिक्स देख लेते हैं, मीन्स की एनर्जी का मीन्स देख लेते हैं रेशियो की क्या है। जैसे कि हम लोग ये C3 साइकिल चलता है। तो C3 साइकिल में आपको पता है कि जब एक CO2 को फिक्स करना होता है, जब एक CO2 फिक्स होता है मीन्स कि एक टर्न केल्विन साइकिल का चलता है तो 3 ATP और 2 NADPH का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स कि ये यूज होता है। और क्योंकि जब इतना काम होता है, एक CO2 फिक्स किया जाता है, 3 ATP और 2 NADPH का यूज होता है, तो
ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का फॉर्मेशन हो पाता है, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो इसलिए जो ये साइकिल एक बार चलती है, जब एक CO2 फिक्स होता है तो ये साइकिल 6 टाइम रन होगी, और जब 6 टाइम रन होगी तो ये सारा चीज 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो पूरा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मीन्स कि 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पूरा बनाना होगा तो उसके लिए केल्विन साइकिल 6 टाइम रन होगी, और जब ये 6 टाइम रन होगी तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो C4 प्लांट में भी, क्योंकि ये साइकिल चल रही है तो इतना तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत है। बट इस C4 पाथवे में एडिशनल ATP की भी जरूरत पड़ती है। वो एडिशनल ATP क्या है? एडिशनल ATP यहाँ पे यूज होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पायरुवेट से क्या बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मीन्स कि इसको क्या चाहिए, एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो ऐसा माना गया है कि पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होने के लिए इसको चाहिए, और इसको यहाँ पे चेंज होने के लिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और साथ में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, 2 ATP की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग इसका बायोएनर्जेटिक्स देख लेते हैं C4 प्लांट का। C4 प्लांट में C3 साइकिल चलता है, उसके थ्रू अगर पूरे हम लोग एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो 18 ATP और 12 NADPH का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे एडिशनल जब 2 ATP की जरूरत पड़ती है पर CO2 मॉलिक्यूल, जब एक बार ये साइकिल पूरा रन होता है। क्योंकि साइकिल 6 टाइम रन हो रहा है तो कितने ATP हो जाएंगे, 12 ATP पर 6 CO2 फिक्सेशन। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग टोटल ATP को काउंट कर लेते हैं। 18 ATP यहाँ पे यूज हुए, 12 ATP यहाँ पे यूज हुए, तो टोटल कितने ATP हो गए, 30 ATP हो गए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका बायोएनर्जेटिक्स देख लेते हैं कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 30 ATP 12 NADPH की जरूरत है, और इसके थ्रू 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और 30 ATP रिलीज हो जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो बंडल शीथ सेल्स में कितने ATP यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे 18 ATP बताएंगे। अगर ओवरऑल C4 पाथवे में बिफोर मींस की बंडल शीथ सेल्स कितने ATP यूज होते हैं, 2 ATP यूज होते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो और टोटल पूरे C4 प्लांट में किस तरह का मींस कितने ATP यूज होते हैं, तो 30 ATP यूज होते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये पाथवे रन होता है। 2 टाइप के सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल्स, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में प्राइमरी लेवल पे CO2 को फिक्स कर दिया जाता है, और फिर सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसके लिए यहाँ पे एंजाइम चाहिए, NADP प्लस मैलिक एंजाइम, और इस एंजाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है, और यहाँ पे CO2 को रीफिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, इसकी एफिनिटी CO2 से बहुत हाई है, मीन्स कि इसका Km वैल्यू CO2 के लिए क्या है, लो है। इस वजह से अगर इन्वायरमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो प्राइमरी लेवल पे ये CO2 को फिक्स कर सकता है। ये बहुत ही एडवांटेज वाला पॉइंट है। इसीलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि होता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी क्या होती है, मीन्स हाई होती है। ये इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी ये CO2 को फिक्स कर सकता है। इवन रुबिस्को ऐसा नहीं कर सकता। रुबिस्को को एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, इसकी एफिनिटी लो होने की वजह से या Km वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे हो सकता है। तो लो CO2 में फिक्स हो गया, तो इसलिए क्या होता है कि एक तो पहला प्रोसेस ये हो गया, अब CO2 को सेलेक्टिवली कहाँ पहुँचाया जा रहा है, यहाँ पे पहुँचा दिया जा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन एक तो एक्सेसिबल कम पहुँच पाती है, क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑक्सीजन उनके अंदर नहीं आ सकता है, तो CO2 को पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये आपने देखा NAD प्लस ME टाइप पाथवे कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के जगह पे कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, NADP प्लस ME टाइप एंजाइम पाया जा रहा है। अब
C4 पाथवे में दो पाथवे और होते हैं। कॉमन पाथवे ये है, C4 पाथवे का बेसिक सभी में यही होगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम पाया जाता है, इसके बेसिस पर C4 पाथवे के दो पाथवे और पाए जाते हैं। तो अब हम लोग उन पाथवेज को भी देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग C4 प्लांट में क्या क्या खास फीचर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज प्राइमरी एक्सेप्टर C4 प्लांट में क्या है, पैप है। जैसा कि पहले ही देखा, मीजोफिल सेल्स में क्या हो रहा, मीजोफिल सेल्स में पैप और CO2 क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, पैप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, और क्या बना दे रहे हैं, ऑक्सैलो एसीटेट बना दे रहे हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 के लिए क्या है, पैप है। तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, इसलिए हम लोग इसको C4 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे जो C4 प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे कार्बन का डबल फिक्सेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी लेवल पे पहले तो मीजोफिल सेल्स में CO2 को पैप कार्बोक्सिलेज के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है, और सेकेंड लेवल पे CO2 को रीफिक्स किया जाता है रुबिस्को के थ्रू। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे कार्बन का डबल फिक्सेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे टू टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन के थ्रू सारा एसिमिलेशन पावर ये सारी चीजें बन जाती हैं। और जो पैप, और इसके साथ साथ इस वाले जो मीजोफिल सेल्स होता है, वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है पैप कार्बोक्सिलेज। लेकिन बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं, वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो लार्ज साइज होते हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उसके पास होती है रुबिस्को एक्टिविटी। लार्ज साइज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि रुबिस्को जहाँ पाया जाएगा वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये लार्ज साइज के होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि C4 प्लांट में बोला जाता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स सेलेक्टिवली परमिएबल है CO2 के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है। और दूसरी बात कि CO2 का कम भी कॉन्सेंट्रेशन है तो भी उसको फिक्स किया जा सकता है C4 प्लांट में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, CO2 कॉम्पनसेशन इज लो इन C4 प्लांट, दैट इज 0 to 10 ppm। इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी C3 प्लांट का एक वीडियो बनाया, वहाँ पे हमने CO2 कॉम्पनसेशन बताया है, बट हम यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट बता रहे हैं कि सपोज C3 प्लांट है, C3 प्लांट में CO2 रिलीज दो तरह से हो सकता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, सपोज डार्क है तो रेस्पिरेशन होगा, या फिर फोटो रेस्पिरेशन होता है इसके थ्रू। ये दोनों ही प्रोसेस क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। तो प्लांट की ये टेंडेंसी होती है कि जो CO2 रिलीज हुआ है उस रिलीज को, वो उसके इफेक्ट को, जो इफ्लक्स CO2 हो रहा उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाए। मीन्स कि CO2 को स्टार्टिंग में जब मान लीजिए फोटोन C3 प्लांट पे जब गिरेंगे तो उस समय CO2 का एसिमिलेशन बहुत तेजी से होगा, और उस एसिमिलेशन के थ्रू क्या होगा कि जो CO2 रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज हुआ उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो नेट इफ्लेक्स है प्लांट से CO2 के रिलीज का, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं, मीन्स कि बैलेंस करना, जो CO2 रिलीज हुआ और CO2 अपटेक हुआ उसको बैलेंस कर देना, उसी को बोलते हैं CO2 कॉम्पनसेशन। क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, इस वजह से वहां पे क्या होता है कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो कॉम्पनसेट करने के लिए उसका पॉइंट CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई होगा। तो C3 प्लांट में 25 to 100 ppm के पास तक CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा होता है। और साथ में यहाँ पे लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या, कि जब CO2 को एसिमुलेट किया जा रहा है तो एसिमुलेट तो तभी किया जा सकता है ना जब उसको एनर्जी मिलेगी, ATP NADPH। और एनर्जी कैसे मिलेगी, जब लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन कैसे, जब फोटोन फ्लक्स पड़ेंगे, तो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसको एडजस्ट करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है कि जो उसका CO2 रिलीज हो चुका है उसको कैसे एसिमुलेट, जो रिलीज है वो नेट रिलीज, जो नेट इफ्लेक्स है वो 0 हो जाए। तो वो क्या करेगा, तेजी से CO2 को एसिमुलेट करेगा। तो उस एसिमुलेशन में C3 प्लांट का CO2 कॉम्पनसेशन हाई हो जाता है। बट C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे आपसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यहाँ पे
नियरली जीरो तक होता है। मीन्स कि अगर हम लोग C4 प्लांट की बात करें तो CO2 कॉम्पनसेशन जीरो भी हो सकता है, बट कुछ प्लांट में 0 to 10 ppm के बीच में देखा गया है। मीन्स कि 10 मैक्सिमम इसमें 10 CO2 कॉम्पनसेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 100 ppm तक। अब ये प्लांट जो C4 प्लांट होते हैं वो वर्क कर सकते हैं 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर प्लांट में हाई टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो भी ये अपना काम अच्छा कर सकते हैं। इवन C3 प्लांट कहते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये इसके आगे 25 से आगे बढ़ते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। मीन्स कि इनका जो क्वांटम यील्ड है वो कम हो जाता है, बट इनका क्वांटम यील्ड इस टेम्परेचर पे भी मीन्स अच्छा होता है। तो ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है। क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज क्या कर रहा है, उसकी एफिनिटी CO2 के साथ हाई है। तो जैसे ही CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज मीन्स कार्बोनिक एसिड बनाता है, वैसे ही जस्ट तुरंत पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है, उसको फिक्स कर देता है ऑक्सैलोएसीटेट में। तो इसलिए इसकी एक्टिविटी को बहुत हाई होने की जरूरत ही नहीं है। हाई होने का मतलब कि बहुत सारा कार्बोनिक एसिड स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुरंत पेप कार्बोक्सिलेज आके इसको फिक्स कर देगा ऑक्सैलोएसीटेट में। फिर अगर हम लोग C4 प्लांट को देखें तो ये फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट है। हम लोग समझ चुके हैं क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, हाई इंटेंसिटी में भी काम कर रहे हैं, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ भी CO2 को फिक्स कर दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेटिकली ये एफिशिएंट है। इसके कुछ फैमिलीज दी हुई हैं जहाँ पे इस तरह के ये C4 प्लांट की फैमिलीज हैं, जैसे कि एमरंथेसी, कंपोस्टी जिसको एस्टरेसी भी बोलते हैं, यूफोरबिएसी एंड पोर्टुलोकेसी, निक्टिजिनेसी जिसको बोगनविलिया प्लांट जिसमें आते हैं। तो इस तरह के ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि C4 कैटेगरी में आते हैं। और इन प्लांट्स में सोल्यूट ट्रांसलोकेशन भी हाई होता है। मीन्स कि जब फूड का सिंथेसिस हो जाता है तो इसके बाद उसको मीन्स लीफ में सिंथेसाइज हो रहा है फूड, तो फूड को डिफरेंट पार्ट में प्लांट की भेजा जाता है, जैसे कि रूट है या फ्रूट्स है। तो जहाँ पे जब भेजा जा रहा है तो वो ट्रांसलोकेशन के थ्रू भेजा जाता है। तो C4 प्लांट में सोल्यूट ट्रांसलोकेशन भी हाई होता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे कि जितने भी C4 प्लांट होंगे वहाँ पे क्रैंज एनाटॉमी तो पाई जाएगी। इसी क्रैंज एनाटॉमी की वजह से ये C4 पाथवे रन कर पा रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिनमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं होती है, बट वो C4 इस पाथवे रन करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि एरिडोनेला और सॉर्डिया है। तो जो एरिडोनेला और सॉर्डा प्लांट है, इनमें क्या खास बात होती है, जो ये इनके क्लोरेनकाइमा सेल्स होते हैं, इन क्लोरेनकाइमा सेल्स में जो वेस्कुलर बंडल को कुछ पर्टिकुलर सेल्स सराउंड करके रखती हैं, तो वहाँ पे कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और कुछ आउटर सेल्स सराउंड करके रखती है, वहाँ पे कुछ क्लोरोप्लास्ट। तो जो इनर सपोज ये बंडल, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ क्लोरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो सपोज क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो लार्ज साइज का होता है, और इसके बाहर में जो होता है वहाँ पे स्मॉल साइज की। मीन्स यहाँ क्रैंच एनाटॉमी नहीं होती है, बंडल शीथ सेल्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पे क्लोरेनकाइमा सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट को डाइमॉर्फिक कर दिया गया है कि एक में लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, एक में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट है, एक जगह रुबिस्को एक्टिविटी होगी, एक जगह नहीं होगी। तो इसलिए ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्रैंच एनाटॉमी नहीं होती, बट C4 पाथवे चलता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले जो पाथवे पढ़ा वो पाथवे था NADP प्लस एमी टाइप पाथवे। ये पाथवे था जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइप के पाथवेज दिए हुए हैं, और मीन्स कि C4 प्लांट में टोटल पाथवेज 3 होते हैं। पहला पाथवे C4 साइकिल का होता है जिसका नाम है NADP प्लस एमी टाइप। दूसरा पाथवे है ये PCK टाइप। PCK का मतलब पेप कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फो इनॉल कार्बोक्सी काइनेज। और थर्ड पाथवे जो होता है NAD प्लस एमी। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ NAD प्लस एमी लिखा हुआ है, तो मीन्स कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होना ही है। यहाँ पे पेप कार्बोक्सी काइनेज लिखा है, तो अभी हम दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दे रहे हैं, और ये पाथवेज में क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ये स्टोमेटा है, CO2 अंदर आया है, सब C4 ही प्लांट, बट मोस्ट कॉमन पाथवे कौन सा चलता है, ये वाला पाथवे चलता है। और अगर हम लोग
इसकी बात करें तो ये पाथवेज रेयर होते हैं, मीन्स कि कम प्लांट्स में पाए जाते हैं, किसी किसी प्लांट में पाए जाते हैं, बट है ये C4 ही प्लांट। किस तरह से C4? क्योंकि इनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C4 पाथवे चलता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट दोनों ही पाथवे में बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि CO2 यहाँ पे एंट्री लेता है, यहाँ पे वही आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज होगा, और वो एनहाइड्रेज से क्या बनेगा, SCO3 बनेगा, और SCO3 क्या करेगा कि यहाँ पे होगा पेप कार्बोक्सिलेज, और पेप कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इसको मिला के क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। तो सेम ये C3 पाथवे की तरह ही काम कर रहा है, जहाँ पे C4 जो भी फर्स्ट पाथवे हमने NADP प्लस ये वाला पाथवे देखा था, उसी की तरह यहाँ भी हो रहा है चेंज, मीन्स कि 3 कार्बन से 4 कार्बन में चेंज हो गया। अब इसके बाद इसको चेंज कर दिया जाता है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम एक पाया जाता है, जिससे इस ऑक्सैलो एसीटेट को चेंज किया जाता है एस्पार्टेट में। ये भी 4 कार्बन का होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीथ सेल्स में। तो मेसोफिल सेल्स में क्या हुआ, मेसोफिल सेल्स में क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाता है, तो वहां पे और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे पहले प्राइमरी लेवल पे CO2 को फिक्स कर लिया गया ऑक्सैलो एसीटेट में। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट को एस्पार्टेट में चेंज करा जाता है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये एस्पार्टेट में जब चेंज हो जाता है तो इसको भेज दिया जाता है बंडल शीथ सेल्स में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इन प्लांट्स में जो PCK टाइप के प्लांट होते हैं, C4 PCK टाइप प्लांट, इनके पास एस्पार्टेट का ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, इसलिए ऑक्सैलो एसीटेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो वहां पे एस्पार्टेट में चेंज किया जाता है, और एस्पार्टेट यहाँ पे आ जाता है। फिर फर्दर इसको ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज किया जाता है। तो अब फिर से यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है PCK। इसीलिए इस पाथवे का नाम रखा गया PCK। इस PCK का फुल नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं पेप कार्बोक्सी काइनेज। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो यहाँ पे ये एक एंजाइम पाया जाता है बंडल शीथ सेल्स के साइटोसॉल में, जिसका नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सैलो एसीटेट से डायरेक्टली पेप में चेंज कर देता है, और पेप में चेंज करने के बाद इस पेप को फर्दर पायरुवेट में चेंज किया जाता है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जब ये 4 कार्बन था और पेप 3 कार्बन होता है, तो इस तरह से यहाँ पे एक CO2 रिलीज होता है, जिसके पास क्या है 1 कार्बन है, और इस CO2 को C3 साइकिल में भेज दिया जाता है, कैल्विन साइकिल में, क्योंकि कैल्विन साइकिल कहाँ चलता है C4 प्लांट में, बंडल शीथ सेल्स में। C3 साइकिल में भेज दिया जाएगा और यहाँ पे CO2 को फिक्स कर लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ प्राइमरी लेवल पे पहले ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में CO2 को फिक्स कर लिया गया, दूसरे लेवल पे यहाँ पे एस्पार्टेट, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्टली नहीं जा सकता है, तो इसको एस्पार्टेट में चेंज कर दिया गया। एस्पार्टेट में चेंज करने के बाद इसको ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज कर दिया गया, और करने के बाद CO2 रिलीज हुआ, और उस CO2 को C3 साइकिल में इन्वॉल्व करके इसको मीन्स PGA का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि कुछ बुक्स में यहाँ पे मीन्स की माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है कि किस तरह से एस्पार्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है, बट बेसिकली ज़्यादातर हमने जहाँ भी कंसल्ट किया है तो वहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं कि बंडल शीथ सेल्स में एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होके यहाँ पे जो ये CO2 है इसको रिलीज किया जाता है, और उस CO2 को C3 साइकिल में भेज दिया जाता है, और यहाँ पे CO2 फिक्स हो जाता है। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ये चेंज होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट से फिर एलिनिन ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम यहाँ पे आता है, और ये एलिनिन में चेंज होता है, एलिनिन डिफ्यूज करता है, और फिर डिफ्यूज करके फर्दर मेसोफिल्स, क्योंकि फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम कि पायरुवेट डायरेक्टली इस सेल में नहीं जा सकता है, तो इसीलिए उसको एलिनिन में चेंज कर दिया जाता है, और एलिनिन डिफ्यूज करता है मेसोफिल सेल्स में, पायरुवेट में चेंज किया जाता है, पायरुवेट डिफ्यूज करता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में इसको एनर्जी मिलती फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और इसके बाद ये वापस मेसोफिल सेल्स के साइटोसॉल में आ जाता है और रिसाइकलिंग के लिए तैयार हो जाता है, मीन्स कि फिर से CO2 को फिक्स करने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ये एंजाइम पेप कार्बोक्सी काइनेज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं
C4 साइकिल PCK टाइप, क्योंकि यहाँ पे इस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में। वहां पे जो ये वाला पाथवे था डी कार्बोक्सिलेशन में, किस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ था? NAD प्लस एमी टाइप। और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है पेप कार्बोक्सी काइनेज। तो इस वजह से डायरेक्टली ये एंजाइम पाने की वजह से इसकी टेंडेंसी होती है कि ऑक्सैलो एसीटेट को डायरेक्ट पायरुवेट में चेंज कर सकता है। तो ये टाइप होता है। और इनके देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि पेनिकम क्लोरिस। इन प्लांट्स में इस तरह का पाथवे पाया जाता है। अब हम लोग तीसरे पाथवे पे आते हैं। पहला पाथवे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेकेंड पाथवे यहाँ पे डिस्कस किया, अब थर्ड पाथवे। इस पाथवे का नाम है NAD प्लस एमी टाइप। क्योंकि NAD है तो मीन्स आपको पता है NADH का रिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूर होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CO2 अंदर एंट्री लेता है और सेम प्रोसेस जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने कार्बोनिक एसिड बनाया, फिर पेप यहाँ पे पेप साइटोसॉल में पाया जाता है और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है पेप के साथ मिलके यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? पेप कार्बोक्सिलेज होगा। और पेप कार्बोक्सिलेज के एंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। फिर से वापस 4 कार्बन कंपाउंड बना, यहाँ भी 4 कार्बन कंपाउंड बना और यहाँ भी इसको एस्पार्टेट में ही चेंज कर दिया जाता है। जब ये एस्पार्टेट में चेंज हो जाता है तो इस एस्पार्टेट को बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। जब ये बंडल शीथ सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तो अब क्या होता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इसको चेंज किया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। और ऑक्सैलो, तो ये वाला प्रोसेस जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ बुक्स में इस वाले प्रोसेस को भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही दिखाया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा ही शो किया गया क्योंकि पेप कार्बोक्सी काइनेज तो पाया जाता है साइटोसॉल में, इसलिए इसको यहीं पे शो किया गया। तो अब बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से पाथवे, यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सैलो एसीटेट को पेप में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है। ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन। अब ऑक्सैलो एसीटेट के बाद ये चेंज होता है मैलेट में। ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट में चेंज होने का प्रोसेस क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्योंकि यहाँ पे मैलेट बन नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया गया। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैलेट बन रहा और मैलेट को एंजाइम चाहिए NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे इस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है और इस एंजाइम से ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज हो जाता है। अब इस मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके थ्रू क्या होगा? CO2 रिलीज होगा और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू पायरुवेट बनेगा। 3 मीन्स की 4 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा और CO2 रिलीज होगा। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है NAD प्लस मैलिक एंजाइम, इसलिए इस पाथवे का नाम रखा गया है। मीन्स की मीन्स तीनों ही पाथवे में आप देखिए डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस पर एंजाइम चेंज हो रहे हैं। जहां पे जब CO2 को रिफिक्स करना है C3 साइकिल में, तो जब CO2 को रिलीज किया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में जो आ रहा है उसको रिलीज किया जाता है, तो वहीं पे चेंजेस होते हैं पाथवेज में कि कहीं मीन्स की डायरेक्टली ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे PCK एंजाइम मीन्स पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैलेट के थ्रू चेंज किया जा रहा है तो इसलिए NAD प्लस मैलिक एंजाइम है। अब ये पायरुवेट को फर्दर बंडल शीथ सेल्स के साइटोसॉल में भेजा जाता है। फिर यहाँ पे एलनिन ट्रांसफेरेज आता है, एलनिन में चेंज होता है और एलनिन डिफ्यूज करता है मेसोफिल सेल्स में। फिर पायरुवेट में चेंज होकर पेप में चेंज हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी चाहिए तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में ये मॉलिक्यूल आ रहा और फर्दर ये आ जाता है साइटोसॉल में और इस तरह से ये पाथवे चल जाता है। तो इस पाथवे को भी C4 पाथवे कहा गया क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C4, पूरा C4 पाथवे चल रहा है। प्राइमरी लेवल पे दोनों ही पाथवे में CO2 को फिक्स कर दिया जा रहा है मेसोफिल सेल्स में। सेकेंडरी लेवल पे जो रिफिक्स हो रहा है मीन्स की डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो CO2 रिलीज हुआ उसको रिफिक्स बंडल शीथ सेल्स में किया जा रहा है, तो इसलिए इसको दोनों को ही C4 पाथवे कहते हैं। बट जो डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म है उन तीनों पाथवेज में डीकार्बोक्सिलेशन वाले मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है, वहां पे एंजाइम दूसरे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए
इन पाथवेज को अलग अलग नाम दिया गया है। और इस तरह का पाथवे मीन्स कि NAD प्लस ME टाइप पाथवे पाया जाता है एट्रिप्लेक्स एमारैंथस प्लांट में। इस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है। तो अभी आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा तीनों पाथवेज के बारे में, बट फिर भी हम लोग एक बहुत ही समराइज फॉर्म में तीनों पाथवेज के बारे में देख लेते हैं। कि सपोज फर्स्ट पाथवे जो हम लोगों ने देखा जहाँ पे NAD, जिसको बोलते हैं NAD प्लस ME टाइप एंजाइम, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पहले तो मेसोफिल सेल्स में ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, इसके बाद उसको मैलेट में चेंज कर दिया जाता है। मैलेट बंडल सी सेल्स में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, और CO2 रिलीज होता है और इस CO2 को C3 साइकिल में यूज कर लिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में एंजाइम यूज होता है NAD प्लस मैलिक एंजाइम, इसलिए इस पाथवे का नाम C4 साइकिल NAD प्लस ME टाइप बोला जाता है। और इसलिए इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जब इस टाइप का पाथवे, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम मीन्स की पाथवे है वो है सैकरम, सैकरम ऑफिसिनेरस मीन्स की शुगर केन, सोरगम और जियामेज। इसके बाद सेकंड पाथवे जो हम लोगों ने देखा, थर्ड पाथवे था ये हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं NAD प्लस वाला, ये थर्ड पाथवे के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट सबकी तरह इसमें भी ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है, बट यहाँ पे मैलेट की जगह पे एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और एस्पार्टेट को फर्दर बंडल सी सेल्स में ऑक्सैलोएसीटेट में मीन्स की डिफ्यूज हो रहा है। इसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट में इसको चेंज कराया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होने के बाद उसको मैलेट में चेंज किया जाता है। फिर मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 रिलीज होता है। तो जब ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम है NAD प्लस मैलिक एंजाइम, इसलिए इसको ये पाथवे बोला जाता है C4 साइकिल NAD प्लस मैलिक एंजाइम टाइप पाथवे। और इसका एग्जाम्पल एट्रिप्लेक्स और एमेरेंथस या पोर्टुलेसिया है। इसके बाद अब हम लोग PCK टाइप में आते हैं जिसका नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज। अब पेप कार्बोक्सी काइनेज में क्या सेम ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, यहाँ भी एस्पार्टेट बनता है। इसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट से डायरेक्टली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज किया जा सकता है। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, ये एंजाइम कर सकता है। कौन, PCK कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है और CO2 रिलीज होता है। इस CO2 को C3 साइकिल में यूज कर लिया जाता है। तो इसलिए इस पाथवे का नाम रखा गया C4 PCK टाइप पाथवे। और इस एंजाइम के लिए पेनिकम मीन्स कि ये स्पेसिफिक प्लांट के एग्जांपल्स हैं जहां पे ये पाए जाते हैं, पेनिकम और क्लोरिस। तो ये दोनों रेयर पाथवे मीन्स कि ये कम प्लांट्स में पाए जाते हैं, मैक्सिमम प्लांट में यही पाथवे पाया जाता है। अब इस पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे नहीं पाया जा रहा था पेप कार्बोक्सी काइनेज। क्योंकि पेप कार्बोक्सी काइनेज क्या कर सकता है, पेप कार्बोक्सी काइनेज ऑक्सैलोएसीटेट को डायरेक्टली चेंज कर सकता है पेप में, लेकिन यहाँ पे ये एंजाइम नहीं है, एब्सेंट है। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट से पेप कार्बोक्सी काइनेज डायरेक्टली यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ये एंजाइम एब्सेंट है। बट यहाँ पे क्या है, इस वाले पाथवे में ये एंजाइम पाया जा रहा है। कौन सा, PCK पेप कार्बोक्सी काइनेज। और इसकी टेंडेंसी क्या है, ये ऑक्सैलोएसीटेट से डायरेक्टली पेप में चेंज कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस होता है कि पहले ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में चेंज होगा, फिर मैलेट से फिर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से आपको इन तीनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तीनों ही पाथवे में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। इस पाथवे में मैलेट से रिडक्शन होकर क्या, ऑक्सैलोएसीटेट का रिडक्शन होकर क्या बनता है, मैलेट बनता है। इन दोनों पाथवे में ऑक्सैलोएसीटेट का रिडक्शन होकर क्या बनता है, एस्पार्टेट बनता है। बट यहाँ पे फिर डिफरेंसेस हो जाते हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू बनता है, यहाँ पे क्या होता है कि मैलेट को पहले बनाया जाता है, फिर इसके बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन होकर पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट से डायरेक्टली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हो गए पाथवे में, इसी पाथवेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंट टाइप के पाथवेज हैं। तो अभी आपको ये पाथवेज समझ में आ गए होंगे कि C4 साइकिल के 3 पाथवेज हैं, उन पाथवेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ये दोनों पाथवेज होते हैं, इन दोनों पाथवेज में
सपोज कि आपको पता है कि बंडल शीथ सेल्स में क्या बनेगा, पीजीए बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि क्या होता है कि रुबिस्को कहाँ पाया जाता है, बंडल शीथ सेल्स में। लेकिन इन दोनों पाथवेज में ऐसा देखा गया कि पीजीए को रिड्यूस, पीजीए किस में रिड्यूस होता है, ट्राइओस फॉस्फेट में, तो पीजीए को रिड्यूस करने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो अभी क्या होता है कि इसीलिए जो पीजीए होता है वो बंडल शीथ सेल्स से मेसोफिल सेल्स में क्या करता है, डिफ्यूज करता है, और डिफ्यूज करके वहां उसका रिडक्शन किया जाता है और वो मेसोफिल सेल्स के रिड्यूसिंग पावर को यूज करता है। मींस कि CO2 रिलीज हुआ डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, C3 साइकिल में गया, पीजीए का फॉर्मेशन हो गया, पीजीए के बाद अब रिडक्शन होगा और ट्राइग्लिसराइड्स बने, मींस ट्राइओस फॉस्फेट बनेंगे। बट क्या होता है कि इन दोनों ही पाथवेज में ऐसा माना गया है कि पीजीए के बाद का प्रोसेस बंडल शीथ सेल्स में नहीं हो पाता है, फिर मेसोफिल सेल्स में चला जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो रिडक्शन करने वाला एंजाइम है वो ही नहीं पाया जाता है। इसलिए पीजीए डिफ्यूज करता है कहाँ से, बंडल शीथ सेल्स से मेसोफिल सेल्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग C4 जो पाथवेज है या C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट का हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि C4 प्लांट के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्यों नेचर ने इसको इवॉल्व किया। तो अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो क्या हम देख सकते हैं कि C4 प्लांट एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है C3 प्लांट का, तो C3 के बाद ही C4 आए होंगे। और हमने ये भी बताया था आपको पहले कैम प्लांट में कि C4 प्लांट से भी पहले कैम प्लांट आए, मीन्स कि C3 कैम से पहले, कैम के C3 और कैम के बाद ही C4 प्लांट का इवॉल्व हुए, क्योंकि C3 प्लांट में क्या हो रहा था, फोटो रेस्पिरेशन होता, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस C4 प्लांट का क्या होता है कि मोर एफिशिएंट C4 साइकिल। मोर एफिशिएंट है मीन्स क्यों मोर एफिशिएंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट इसमें हाई होता है, ज़्यादा CO2 को फिक्स कर सकता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो भी CO2 को फिक्स कर सकता है, क्योंकि इसके पास पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की पाया जाता है और जिसकी CO2 से एफिनिटी बहुत हाई होती है। मीन्स कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो भी C4 प्लांट एफिशिएंटली काम करेंगे, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और जब फोटोसिंथेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। और प्रोडक्टिविटी को हम लोग किससे देखते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम लोग ड्राई वेट से देखते हैं। तो ड्राई वेट के अकॉर्डिंग मीन्स कि C4 प्लांट का हमेशा ड्राई वेट C3 प्लांट से ज़्यादा होता है। मीन्स कि आप कंटेक्स्ट समझिए, रिलेशन में बताना है कि प्रोडक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस रेट के अकॉर्डिंग बताना है कि ग्रेटर इंक्रीज इन ड्राई वेट इन रिस्पेक्ट टू C3 प्लांट। अब इसके बाद जो मीन्स कि जो C4 प्लांट होते हैं, अगर वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बहुत कम है, तो भी ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस को कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट ही इसलिए ऐसे अडेप्ट किए गए हैं, इस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ है कि ये लोअर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में काम कर पाए। क्यों? क्योंकि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसको जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तभी एक फंक्शन कर पाता है, मीन्स ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो पाती थी। तो इसीलिए C4 प्लांट को ऐसा बनाया गया है कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो भी हो तो CO2 को फिक्स किया जा पाए पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी ये काम कर सकता है, बट C3 प्लांट लोअर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका जो एडेप्टेशन है वो इस तरह से कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इनकी प्रोडक्टिविटी तभी हो सकती है अच्छी। फिर C4 प्लांट क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी की लाइट को यूज कर सकते हैं C3 से भी ज़्यादा। जैसा हमने बताया कि ये 30 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जबकि C4 प्लांट का 10 to 25 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है C3 प्लांट का, और C4 का क्या है 30 to 45 है। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो ये C3 प्लांट से बेटर लाइट इंटेंसिटी को यूटिलाइज कर पाते हैं और इनका फोटोसिंथेसिस रेट भी ऑप्टिमम होता है लाइट की इंटेंसिटीज पर। अब मीन्स कि अगर ऑप्टिमम इंटेंसिटीज मिलेगी तो ये अपनी C3 प्लांट से ट्वाइस एक्टिविटी शो करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कि ये जो ये पॉइंट हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस आर मिनिमाइज इन C4 प्लांट बिकॉज बंडल शीथ सेल्स लाई क्लोज टू सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारी बंडल शीथ सेल्स हैं, यहाँ पे ये सेल्स बंडल शीथ सेल्स हैं
और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हैं, और यहाँ पे क्योंकि बंडल शीथ सेल्स ने क्या करके रखा है, वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखा है। तो वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम है, तो जाइलम के पास क्या होता है, वाटर होता है। तो ऐसा माना गया है कि जब वाटर स्ट्रेस होता है तो उस समय रुबिस्को कहाँ पाया जा रहा है, बंडल शीथ सेल्स में। तो रुबिस्को एंजाइम वर्क कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही क्लोज वाटर के होता है। तो अगर प्लांट के वाटर स्ट्रेस हो गया तो प्लांट के अदर एरियाज पे इफेक्ट हुआ भी, बट रुबिस्को एंजाइम इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिशिएंटली C3 साइकिल चलेगा और क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही क्लोजली वाटर से एसोसिएशन है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की वजह से। और यहाँ पे एक तरीके से एक तो ये मैकेनिज्म हो गया वाटर स्ट्रेस का, दूसरा ये बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक वे में अरेंज होते हैं, और हमें पता है कि जब कोई भी चीज कॉन्सेंट्रिक वे में है, मीन्स कि सर्कुलर फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में क्या होता है कि लेस वाटर मीन्स लेस सरफेस एरिया होता है, और जिससे कि क्या होगा, लेस वाटर का लॉस होगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि वाटर की सप्लाई डायरेक्टली मिल रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉन्सेंट्रिक वे में बंडल शीथ सेल्स हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि लेस सरफेस एरिया होगा। लेस सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा कि वाटर लॉस भी लेस होगा। और ये जियोमेट्री जो इस तरह का ये जियोमेट्री दिख रहा है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है क्योंकि ये रिड्यूस करता है सरफेस एरिया को। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तो CO2 पहला स्टेप क्या था कि वहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स थे, मेसोफिल सेल्स में एक तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू या पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू क्या कर दिया जा रहा है, बहुत तेजी से CO2 को ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज कर दिया जा रहा है। तो जब हाई रेट इसका मीन्स कि पेप कार्बोक्सिलेज अपना काम कर रहा है तो उस समय ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है, तो उस समय स्टोमेटा जो होते हैं उनका भी साइज कुछ रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हायर रेट पे CO2 फिक्स हो रहा है। पहला स्टेप, तो इसलिए ऑक्सीजन कम आ पाता है। दूसरे स्टेप पे अगर वाटर स्ट्रेस हो गया है तो दूसरे स्टेप पे क्या हो रहा है कि वाटर स्ट्रेस होने की वजह से वाटर के पास रुबिस्को पाया जाता है बंडल शीथ सेल्स में, तो वाटर की डेफिशिएंसी इन सेल्स में नहीं होगी, जिससे कि इन सेल्स में मीन्स डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, खराबी नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि ये अपना एफिशिएंटली काम करेंगे, और साथ में ये इनका कॉन्सेंट्रिक वे में होने की वजह से यहाँ पे वाटर लॉस भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में C4 प्लांट अच्छा काम करते हैं, बट C3 प्लांट ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर वार्म क्लाइमेट कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो C4 प्लांट है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, लेकिन C3 प्लांट नहीं कर सकते हैं वार्म क्लाइमेट में क्योंकि उनके लिए तो टेम्परेचर ही ऑप्टिमम 25 टू ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसके अबव जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो C3 प्लांट की जो मीन्स एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है, और इनमें वाटर की डिमांड भी बहुत हाई होती है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर लॉस भी बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट को मीन्स इवॉल्व किया गया है, और इस तरह से C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन भी सप्रेशन हो जाता है। तो ये आपको भी सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CSIR दिसंबर 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्वांटम यील्ड बताना है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन का, जहाँ पे C3 C4 प्लांट को स्टडी किया गया है और उसके लीफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी की गई है। तो हमें बताना है क्वांटम यील्ड। तो अब क्वांटम यील्ड की अगर हम लोग बात करें और C3 C4 प्लांट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे, और वो भी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बताना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट लोअर टेम्परेचर द क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट इज लोअर। जैसा हमने बताया कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, C3 प्लांट के लिए। C4 के लिए क्या होता है 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ऐसा दिख रहा है कि अगर लोअर टेम्परेचर हो तो यहाँ पे जब इतना टेम्परेचर होगा तो ये अपनी ऑप्टिमम मीन्स कि जो भी उनका ऑप्टिमम या हायर प्रोडक्टिविटी होगा वो शो करेंगे। तो क्वांटम यील्ड इस लोअर टेम्परेचर पे मीन्स C3 प्लांट में ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया।
इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है इन C4 प्लांट क्वांटम यील्ड डज नॉट शो टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि C4 प्लांट में टेम्परेचर की इंटेंसिटी से कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो खुद ही हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है, और जब हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है तो इसका टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। बट यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये फिर क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी या क्वांटम यील्ड को लोअर कर, मीन्स की इससे ज़्यादा बढ़ने पर लोअर कर देगा। बट अगर इतना है तो अपना हायर एक्टिविटी, जितना भी उसका C3 प्लांट का एक्टिविटी है वो शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्या हो गया कि क्वांटम यील्ड का पे कोई भी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी नहीं होती C4 प्लांट में। ये एकदम एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर हम लोग सी ऑप्शन की बात करें, सी स्टेटमेंट की बात करें, सिंस द फोटो रेस्पिरेशन इन लो इन C4 प्लांट बिकॉज CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म और क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड। तो इससे क्या होता है, क्योंकि CO2 इसके पास C4 प्लांट के पास पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाता है, जिसके थ्रू इसको CO2 को प्राइमरी लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है। इसलिए इस कॉन्सेंट्रेशन वाले मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे क्वांटम यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर मीन्स की C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही लो होता है या नियरली जीरो भी होता है, जिसकी वजह से CO2 भी मीन्स कॉन्सेंट्रेट हो पाता है और क्वांटम यील्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एट हायर टेम्परेचर द क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट इज लोअर। ये एकदम सही है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है वैसे ही इसका जो क्वांटम यील्ड है वो लो होने लगता है देन C4 प्लांट में हाई टेम्परेचर पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्वांटम यील्ड उसका लो होने लगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है B, C एंड D। तो हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन में A दिया हुआ है। अगर आप इसके लिए श्योर हो जाते, मीन्स कि अगर आप इस पॉइंट के लिए श्योर हो जाते तो आप इसको बहुत इजीली ऑप्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, C एंड D। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।